हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए फैक्ट सीरीज़। दोस्तों, इसी कड़ी में यह आप लोगों के लिए 40वां वीडियो है। इसमें हम 3 महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक रहेगा यहाँ पर हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनोमिका द इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस। क्या है समझेंगे हम इसके बारे में। दूसरा टॉपिक रहेगा यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके बारे में हम सम पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक रहेगा यहाँ पर 22वां भारतीय विधि आयोग का जो गठन किया गया है उसके क्या प्रावधान है, इसके क्या कार्य रहेंगे और यह कहाँ से बनने की इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इन सारे पहलुओं को हम जानेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है आप लोगों को प्रतिदिन शाम को 7 बजे 7:30 बजे के मध्य हमारे यूट्यूब चैनल विजडम ऑफ स्टडी पर अपलोड कर दिया जाता है। आप उसे देखने के लिए, तत्काल समय में देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम पे चैनल है विजडम ऑफ स्टडी के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको चैनल मिलेगा, वहाँ जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पर सारी नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए और अन्य प्रकार की जो करंट अफेयर की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप मेरा फेसबुक पेज अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से सर्च करेंगे, वहाँ पर पेज मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसमें से पहला टॉपिक है यहाँ पर हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनोमिका द इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस। तो ये क्या है, क्यों न्यूज़ में है ये? तो देखिए, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत राष्ट्रीय संग्रहालय बाहर भारत के प्राचीन खाद्य इतिहास पर 19 से लेकर के 25 फरवरी तक एक विशेष प्रकार की प्रदर्शनी कर रहा था। इस प्रदर्शनी को यहाँ पर ऐतिहासिक गैस्ट्रोनोमिका द इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस का नाम दिया गया था। तो ये जो आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया था। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो देखिए, यह भारतीय प्रदर्शनी के लगभग भारत के 5,000 वर्ष पुराने इतिहास के बारे में प्रदर्शनी बताती है। राष्ट्रीय संग्रहालय में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों का यहाँ पर अद्भुत संग्रह दिखाया गया। इस प्रदर्शनी में प्रसिद्ध कांस्य नृत्यांगना की मूर्ति मतलब जो यहाँ पर पाई गई थी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल को भी प्रदर्शित किया गया, जिन्हें मोहनजोदड़ो नामक तथा हड़प्पा स्थल से प्राप्त किया गया था। मोहनजोदाड़ो जो है पाकिस्तान के वर्तमान में पाकिस्तान के प्रांत सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता का के नाम से भी जानते हैं, का एक पुरातात्विक स्थल था ये। मतलब मोहनजोदाड़ो जो है वो हड़प्पा स्थल का एक हिस्सा था। मोहनजोदाड़ो का मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इसे विश्व का सबसे पुराना नियोजित एवं उत्कृष्ट शहर माना जाता है मोहनजोदाड़ो को। इसके ऊपर मूवी भी बनी थी, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा। इसमें मूवी में ऋतिक रोशन ने मतलब कलाकार के रूप में एक्ट किया था इस मूवी में। तो देखिए, यहाँ पर हमने शब्द यूज़ किया था इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या होता है, तो ये पुरातात्विक अनुसंधान राष्ट्रीय संग्रहालय की कलाकृतियों एवं उनकी विशेषताओं पर आधारित है। इसे संयुक्त रूप से राष्ट्रीय संग्रहालयों और वन स्टेशन मिलियन स्टोरीज द्वारा संचालित किया जा रहा है। मतलब OSMS द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। वन स्टेशन मिलियन स्टोरेज दिल्ली की एक टीम है जो कि व्यापक तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से कहानी कहने की कला में पारंगत है। इस प्रदर्शनी की निम्नलिखित विशेषताएं रहेंगी। तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से मानव के उद्भव से लेकर के सिंधु सरस्वती सभ्यता तक उसकी विकास, मानव के खाद्य इतिहास की उदाहरणात्मक कहानी का प्रस्तुतिकरण करता है ये। हड़प्पा कालीन मृतभांड और कलाकृतियाँ, इसके बाद यहाँ पर भोजन, फिंगर फूड, सैम्पलर और डिनर की जो प्रकार है इसको बताता है। हड़प्पा सभ्यता की रसोई का एक मॉडल और वन वन स्टेशन मिलियन स्टोरीज द्वारा डिज़ाइन की गई कलाकृतियों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। यह प्रदर्शनी खाद्य आदतों के कारण मनुष्य का विकास कैसे हुआ है, कैसे उसने खाद्य पदार्थों का संग्रह करना, खाद्य पदार्थों में भेदभाव करना सीखा है, ये सारी चीज़ों को ये प्रस्तुत करता है। इस प्रदर्शनी में यह भी दिखाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य जो सुरक्षा है वो कैसे प्रभावित हो जाती है। फिर यहाँ पर विविध दक्षिणी एशियाई लोगों के जीनोमिक डेटा से पता चलता है कि हमारे पूर्वजों में एक निरंतरता है जो हमें ईरानी कृषिविदों और दक्षिण एशिया के खाद्य संग्रह करने वाले शिकारियों से जोड़ती है।
फिर यहाँ पे ये मिलता है कि जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सिंध और बलूच के वर्तमान गांवों में खाना पकाने के तरीकों के पारंपरिक ज्ञान पता चलता है कि हमारे मूल आहार और वर्तमान आहार में अधिक समानताएं थी। ये जगह यहाँ पर बताते हैं। इनकी जानकारी प्राप्त करने के बाद पता चलता है कि सभी लोग पहले और वर्तमान में जो परिस्थितियाँ खाने की वो लगभग समान हुआ करती थी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, टॉपिक था हिस्टोरियन गैस्ट्रोनोमिका द इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस। जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, मतलब नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब। तो देखिए एनसीएसटी क्या है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 16वां स्थापना दिवस 19 फरवरी 2020 को मनाया गया। तो देखिए जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 1999 में स्थापित किया गया एक अलग से मंत्रालय था। इसकी स्थापना किस प्रकार से की है, कहाँ से संविधान के अंतर्गत से निकल के आया है ये, तो देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जिसे एनसीएसटी कहा जाता है की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके संविधान संशोधन 89 के तहत 2003 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A सम्मिलित करके की गई है। तो ये आपको याद रखना होगा कि जो ये एनसीएसटी है ये आर्टिकल 338 में संशोधन किया गया, मतलब 89 में संशोधन के तहत 2003 में इसे डाला गया, जो कि बाद में हो गया ये 338A। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। तो देखिए इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग आयोगों के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। पहले ये दोनों एक हुआ करती थी, तो इनको दोनों को अलग अलग कर दिया गया, मतलब एससी का अलग आयोग बना दिया गया, एसटी का अलग आयोग बना दिया गया। तो देखिए जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था उसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कहा गया, जिसे एनएससीएस का एनसीएसएस एससी कहा गया है उसे। फिर जो दूसरा रहा यहाँ पर उसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एनसीएसटी कहा गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं। एक सदस्य इसमें महिला होना अनिवार्य है। दोनों की संरचना इस प्रकार की होती है कि उसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 पूर्णकालीन सदस्य होंगे, मतलब इसमें कुल 5 सदस्यों की टीम होती है, जिसमें से एक महिला होना इसमें अनिवार्य है। दोनों की जो संरचना है कुछ इस प्रकार से होती है। कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एनसीएसटी के सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर के अगले 3 वर्षों तक होता है। मतलब ये जो एनसीएसटी के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का होता है। इस आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ये बहुत ही विशेष बात है यहाँ पर कि जो इसका अध्यक्ष होता है उसे यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और जो उपाध्यक्ष होता है उसे केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा उसे प्राप्त होता है। फिर जबकि अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव पद का दर्जा दिया जाता है। तो ये 3 बहुत बड़े बड़े पदों की बात थी जो कि यहाँ पे विशेष प्रकार से प्रावधान देता है, पावर देता है। फिर यहाँ पर एनसीएसटी के जो कार्य और इसकी शक्तियाँ क्या हैं, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के खंड 5 के तहत आयोग को निम्नलिखित कर्तव्य एवं कार्य सौंपे गए हैं। एनसीएसटी को संविधान के तहत या अन्य कानूनों के तहत या अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच एवं निगरानी का अधिकार है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेने एवं सलाह देने तथा संघ और किसी भी राज्य के तहत उनके विभाग की जो प्रगति है उसका मूल्यांकन करने का अधिकार देता है, शक्ति देता है ये। फिर ये रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। तो देखिए आयोग अनुसूचित जनजाति के कल्याण और उनके सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं, जो योजनाएं चलाई जाती है, उस योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किए गए आवश्यक उपायों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। मतलब सरकारें जो भी स्कीम्स लेकर के आती हैं उसका पूरा रिपोर्ट बनाता है ये आयोग, और उस रिपोर्ट को आयोग राष्ट्रपति को सौंपता है, भारत के राष्ट्रपति को, सर्वोच्च जो पद होता है। फिर राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, इसको बाकायदा टेबल करते हैं संसद के अंतर्गत जिसमें डिस्कशन होता है।
तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है एनसीएसटी के द्वारा। जैसे अगर देश के अंतर्गत कोई भी एक्टिविटी होती है, इस अनुसूचित जनजाति के खिलाफ कोई प्रताड़ना हो रही है, तो उसकी पूरी जांच एनसीएसटी करता है। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे समाज के रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है। अब जो तीसरा टॉपिक है वो है यहाँ पर 22वां भारतीय विधि आयोग, मतलब 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 वर्ष की अवधि के लिए भारत के 22वें विधि आयोग को मंजूरी दे दी है। तो देखिए, इसकी स्थिति समझते हैं कि क्या है भारतीय विधि आयोग। तो देखिए, भारतीय विधि आयोग ना तो एक संवैधानिक निकाय है और ना ही एक वैधानिक निकाय है। मतलब यह ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये एक स्केड्यूल बॉडी है। तो ये किस प्रकार की बॉडी है? तो देखिए, ये जो है भारत सरकार के आदेश के तहत गठित की जाती है। मतलब यहाँ पर भारत सरकार की जो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया तो ये गठित हो गई है, 3 सालों के लिए कार्य करेगी ये। यह प्रमुख रूप से कानूनी सुधारों हेतु कार्य करती है। मतलब यह जो आयोग है, जो हमारे कानून है, जितने भी यहाँ पर लॉ बनाए गए हैं, उस कानून में अगर कहीं पर कमियां हैं, कहीं सुधार की गुंजाइश है, तो यह आयोग रिकमेंडेशन देती है। उसके रिकमेंडेशन को मानना नहीं मानना सरकार का कार्य होता है। तो देखिए, तो आयोग का गठन एक निर्धारित अवधि के लिए होता है और यह विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्शदाता होता है। तो ये क्या करता है? विधि आयोग और न्याय मंत्रालय दो विशेष प्रकार के मंत्रालय हैं। एक तो कानून मंत्रालय, जहाँ से कानून बनाए जाते हैं, और एक न्याय मंत्रालय जो कि जस्टिस का काम करता है। इन दोनों न्यायालयों को मिलाकर को यह परामर्श सजेशंस देने का कार्य करता है। इसके जो सदस्य क्या होते हैं, मतलब इसका जो संगठित होता है, इसका जो ढांचा होता है, प्रारूप होता है, वो किस प्रकार से होता है इस समिति का। तो देखिए, जो ये आयोग है, 22वें विधि आयोग का जो गठन किया गया, आधिकारिक गजट में सरकारी आदेश के प्रकाशन की तिथि से, मतलब जब से ये गैजेट में छपेगा कि इस तारीख से ये लागू हो जाता है, ये मतलब कह सकते हैं कि यह गठित हो चुका है, तो उस तारीख से लेकर के अगले 3 वर्षों की अवधि के लिए कार्य करेगा। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है, फिर 4 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, मतलब 4+1 हो गया। फिर इसमें एक सचिव होता है जो कि कानूनी मामलों के विभाग के पदेन सदस्य के रूप में होता है। कानूनी विभाग है, उसका जो सचिव रहेगा वो इसका पदेन सदस्य होता है। फिर एक सदस्य सचिव होता है जो कि विधायी विभाग का पदेन सदस्य होता है। फिर अधिक से अधिक 5 अंशकालीन सदस्य होते हैं। अंशकालीन मतलब कुछ समय के लिए ही वो होते हैं और परमानेंट 3 साल के लिए नहीं होते हैं वो। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। तो इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष कौन होगा? यह तो सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा जो कि उस वहाँ से रिटायर हुए हैं, मतलब जस्टिस होंगे। फिर यहाँ पर या तो वहाँ के नहीं हैं तो फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। फिर से सुनिए, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा अगर किसी राज्य का है, तो वहाँ का मुख्य न्यायाधीश होगा। नहीं तो अगर वो नहीं है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से अगर लिया जा रहा है तो वहाँ पे जज होंगे। ये यहाँ पर याद रखना होगा, सर्वोच्च जज की बात की गई है। तो देखिए, फिर यहाँ पर विधि आयोग की अगर हम बात करें कि क्या है ये, किस प्रकार के कार्य करता है, कब आया है ये, तो देखिए, प्रथम आयोग का गठन वर्ष 1834 में चार्टर एक्ट 1833 के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता को संहिताबद्ध कराने की सिफारिश की थी। तभी से सीआरपीसी और आईपीसी की अवधारणा प्रचलित आई है। फिर भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया था। तब से 21 विधि आयोग गठित किए जा चुके हैं, जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्षों का रहा है। तो 21वें विधि आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश BS चौहान द्वारा की गई थी 21वें की, जो कि 31 अगस्त 2018 से अपना कार्यकाल 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। फिर भारतीय विधि आयोग निम्न कार्य करेगा। जो भारतीय विधि आयोग को क्या कार्य करता है और किस प्रकार कार्य की उससे उम्मीद की जा सकती है, तो देखिए, भारतीय विधि आयोग के जो कार्य की बात करें तो यह ऐसे कानूनों की पहचान करेगा जिनकी अब
कोई ज़रूरत नहीं है या वे अप्रासंगिक हो चुके हैं जिन्हें तुरंत निरस्त किया जा सकता है, तो वे कानूनों को देखेगा जो अब जिसका अभी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका के द्वारा कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, तो उसको निरस्त करने की रिकमेंडेशन देगा। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में मौजूदा कानून की जांच करना तथा सुधार के सुझाव देना, और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए आवश्यक कानून के बारे में सुझाव देगा तथा संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करना। फिर कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर विचार करना और सरकार को अपने विचारों से अवगत कराना, जिसे सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय मतलब कानूनी मामलों के विभाग द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है। विश्व के देशों को अनुसंधान प्रदान करने के अनुरोधों पर विचार करना, क्योंकि इसे सरकार द्वारा लागू कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से संदर्भित किया जा सकता है। वे सभी उपाय करना जो गरीबों की सेवा में कानून और कानूनी प्रक्रिया के लिए आवश्यक हो सकते हैं। फिर सामान्य महत्व के केंद्रीय अधिनियमों और को संशोधित करना ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विसंगतियों को और फिर अस्पष्टताओं एवं असमताओं को दूर किया जा सके। ये इसके कार्य रहते हैं जो कि ये रिकमेंडेशन देगा केंद्र सरकार को, विधि और न्याय मंत्रालय को। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कितना कार्य किया उनके द्वारा किया जा रहा है मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसा बहुत ही कम रिकमेंडेशन होती हैं जो बाध्य होती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना उसको फॉलो कर रही हैं। तो दोस्तों इसके माध्यम से मैंने आप लोगों को 23 मतलब कुल मिलाकर के 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं हमारे 24वें वीडियो में। पहला था हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनोमिका द इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस, दूसरा था यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और तीसरा था यहाँ पर 22वां भारतीय विधि आयोग। अब इन 3 विषयों पर मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, 3 सवाल जिनके जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। पहला ये है कि हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनोमिका द इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस जो हुआ है यह भारत सरकार किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम था। दूसरा यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस संविधान संशोधन के तहत लेकर के आया गया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये बताना है आपको। फिर 22वां भारतीय विधि आयोग जो गठित किया गया है यह भारत में कब प्रारंभ किया गया था, ये बताना है आपको। और आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले इसे कब लेकर के आया गया था और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी आप लोगों को बताना है। इन 3 सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा, मुझे आप लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप हमारे जो पेज है उसे लाइक करिए और वहाँ पर जो लिंक दिया रहेगा उसके माध्यम से YouTube पर जाइए और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी हम एक वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप इस पूरे वीडियोस के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जब हम स्टडी चैनल को टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस की जो PDF है वो मिल जाया करेगी और दिन भर के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी आपको मिलता है और जो अच्छे कंटेंट होते हैं उनको मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो आप यहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हुए 29 कोर्सेस है और वहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस है, तो वह भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आपके प्रिपरेशन में। ये जो लिंक दिए हुए फेसबुक के अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे PDFs के लिए जो कह सकते हैं कि लिंक रहेंगी वो मिल जाया करेंगी। आपको दिन भर में जो भी करंट अफेयर अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको अच्छे नोट्स के फॉर्म में मिल जाया करेगा। तो हमारे पेज को लाइक करिए अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से। और दोस्तों ये जो UPSC 2020 प्रीलिम्स की जो फैक्ट सीरीज है ये प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको हमारे विजडम हब YouTube चैनल पर मिल जाया करेगा, तो आप यहाँ पर फॉलो करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंतर्गत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करें। तो मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।